तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि द्विजगत पद्धति क्या होता है, द्विजगत या द्विनाम पद्धति क्या होता है। तो इस प्रणाली के प्रवर्तक और कोई नहीं, हमारे महान वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस है। किन किन विशेषताओं के आधार पर हमने अलग अलग दो जगत बनाए? क्या सभी पेड़ पौधे इस दुनिया में एक जैसे ही वृद्धि करते हैं? पर क्या इंसानों में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंसानों के कितने भी हाथ हो सकते हैं, कितने भी पैर हो सकते हैं, कितने भी सर हो सकते हैं? मोनेरा साम्राज्य को शुरू में माइकोटा कहा गया। तो हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे उसी सीरीज में जहां हम बात कर रहे हैं जीवों के वर्गीकरण के बारे में। तो आज इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? हमने पहले लेक्चर्स में क्या देखा था कि कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ पद्धतियां निकाली और वर्गीकरण किया, और बहुत सारे ऐसे विशेषताएं बताई कि वर्गीकरण को किसके समूह में रखा जाना चाहिए, जीवों या पेड़ पौधों को। और बहुत सारी प्रणालियां देखी जिसमें प्राकृतिक, कृत्रिम और फाइलोजेनेटिक टाइप की प्रणालियां थी। बहुत सारे वैज्ञानिक देखे जिन्होंने अपनी अपनी प्रणालियां दी या वर्गीकरण का तरीका दिया। अब उन्हीं प्रणालियों को और डिटेल में पढ़ेंगे और एक नई तरह की चीज पढ़ेंगे कि प्रणालियों को इन सब वैज्ञानिकों का मिश्रण करके हमने क्या अच्छा निकाला, जिससे बायोलॉजी को पढ़ना या जीवों को वर्गीकृत करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और शुरुआत में देखेंगे हम कि द्विजगत प्रणाली या द्विनाम प्रणाली क्या होता है। अब द्विनाम प्रणाली या द्विजगत प्रणाली की बात करूं तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि द्विजगत पद्धति क्या होता है, द्विजगत या द्विनाम पद्धति क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि द्विनाम पद्धति में आखिर किन जीवों को अलग अलग किया जाता है, या द्विजगत पद्धति में किन जीवों को अलग अलग किया जाता है। तो देखते हैं कि हमने द्विजगत या द्विनाम पद्धति में दो अलग अलग जीवों को अलग अलग रखा है, मतलब प्लांटी और एनिमेलिया बनाया। अब ये प्लांटी और एनिमेलिया क्या है सर? ये प्लांटी मतलब प्लांट्स, ऐसे जो जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं या पेड़ पौधे आते हैं, उनको रखा हमने किसमें? प्लांट में, प्लांटी में। और बात करें एनिमेलिया की तो एनिमल्स, जितने जीव थे उनको रखा हमने एनिमेलिया में। और प्लांटी के अध्ययन की शाखा बनी बॉटनी, जबकि एनिमेलिया के अध्ययन की शाखा बनी जूलॉजी। अब सर ये बॉटनी और जूलॉजी क्या होता है? मैंने आपको इसके पहले वीडियोस में बताया है, अगर नहीं देखा हो तो जाके तुरंत देखो, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखना, तब मजा आएगा। तो प्लांटी जिसमें प्लांट का अध्ययन करेंगे, तो ऐसे अध्ययन की शाखा को हमने क्या नाम दिया? बॉटनी या वनस्पति शास्त्र। वैसे ही एनिमेलिया, एनिमल्स का जिसमें अध्ययन करेंगे, जीवों का जिसमें या जंतुओं का जिसमें अध्ययन करेंगे, उसको नाम दिया हमने जूलॉजी, यानी जीव या जंतु विज्ञान। ठीक है, तो हमने द्विजगत में दो जगत बनाए, इसको द्विनाम के साथ हम क्या बोल सकते हैं? द्विजगत बोल सकते हैं। अब द्विजगत का मतलब क्या होता है? दो जगत, दो ऐसी अलग अलग जगहें जिनमें हमने अलग अलग जीवों को रखा। तो जितने हरे पेड़ पौधे या पौधों से संबंधित जीव थे उन्हें कहाँ रखा हमने? प्लांटी में। और जितने जीवों से या जंतुओं से संबंधित जीव थे उन्हें कहाँ रखा हमने? एनिमेलिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बहुत ध्यान से समझेंगे कि इस प्रणाली के आखिर प्रवर्तक कौन है। तो इस प्रणाली के प्रवर्तक और कोई नहीं, हमारे महान वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस है, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बहुत डिटेल में जाना था। अब कैरोलस लीनियस ने 1758 में इस प्रणाली की शुरुआत करी थी, जिसको क्या कहा गया था? द्विजगत प्रणाली। इसमें क्या, किस आधार पर उन जीवों का अलग अलग वर्गीकरण किया था? उन्होंने पोषण का तरीका, कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति, उसके बाद गति और उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया, इन आधारों पर वर्गीकरण किया था। अब चलो ये समझते हैं थोड़ा थोड़ा कि कैसे होते हैं ये आधार। पोषण का तरीका, कैसे वो खाना खाते हैं, अपना भोजन या पोषण या एनर्जी कैसे लेते हैं, उस तरीके पे अलग अलग किया। उसके बाद बात करें कोशिका भित्ति की उपस्थिति या अनुपस्थिति,
जो आपके शरीर में या जीवों के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती है। जैसा कि हमने बहुत शुरुआत वाले लेक्चर्स में देखा था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका किन किन अंगों से बनी होती है। तो हमने बहुत शुरुआत वाले लेक्चर्स में देखा था कि कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किन जीवों में पाई जाती है और किन जीवों में नहीं पाई जाती है, उन्हें अलग अलग किया। उसके बाद बात करें कि उनमें गति, क्या वो चल सकते हैं, क्या वो अपनी जगह से इधर उधर जा सकते हैं, इस मामले में हमने उन्हें अलग अलग किया। उसके साथ में उनके उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया, अगर हम उनको मारे तो क्या वो रिप्लाई में हमें काटेंगे, मारेंगे या हम पे चिल्लाएंगे या नहीं करेंगे, ऐसी उत्तेजना ही नहीं दिखाएंगे। तो इन बातों पे हमने अलग अलग किया। तो कैरोलस लीनियस द्वारा इस द्विजगत प्रणाली का वर्गीकरण किया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत मानी गई बायोलॉजी में साइंटिफिक वर्गीकरण की शुरुआत मानने के कारण इन्हें क्या कहा गया, वर्गीकरण के पिता कहा गया, द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, कैरोलस लीनियस। इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी जिसमें इतनी सारी चीजें बताई। तो चलो और जानते हैं कि और कौन कौन सी प्रणालियां होती है और बात करेंगे पहले द्विजगत प्रणालियों में विशेषताओं की। किन किन विशेषताओं के आधार पर हमने अलग अलग दो जगत बनाए, या हमने छोड़ो, कैरोलस लीनियस जी ने अलग अलग दो जगत बनाए। तो चलो देखते हैं कि किंगडम प्लांटी, प्लांटी प्लांटी बोला गया किंगडम। अब सर ये किंगडम क्या होता है? किंगडम मतलब होता है बच्चों जगत। दो जगत की बात कर रहे हैं, तो दो जगत बनाए हमने, प्लांटी और एनिमेलिया। अब प्लांटी में कौन कौन सी विशेषताएं देखी और उन्हें रखा गया प्लांटी जगत में। तो कोशिका भित्ति एवं केंद्रीय राजधानी की उपस्थिति, हमने बात की प्लांटी, प्लांटी प्लांट, ठीक है। हमने बात की उनके अंदर की कोशिका भित्ति की, उनके कोशिकाओं के भित्ति की, और उनकी कोशिकाओं के अंदर पाई जाने वाली रसधानी की, कि अगर कोशिका भित्ति दिख रही है या राजधानी दिख रही है तो ऐसी कोशिकाएं किन में आएगी, ऐसी कोशिकाएं आएगी किंगडम प्लांटी में। उसके बाद देखेंगे स्वपोषी पोषण, यानी खुद का खाना स्वयं बनाना। क्या क्या आप खुद का खाना स्वयं बनाते हो? अब ये मत बोल देना कि हाँ कभी कभी मम्मी बाहर चली जाती है तो मैं मैगी बना के खा लेता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वो क्या मैगी आपने बनाई? क्या वो मैगी का आटा आपने बनाया? क्या वो आटे का गेहूं आपने बनाया था? नहीं, वो गेहूं बनाया था प्लांट ने, पौधे ने। गेहूं के पौधे ने गेहूं का बीज बनाया, जब जाके किसान ने काटा, उस किसान ने काटने के बाद में आपको दिया, या कंपनीज ने उसे आटा बनाकर आप तक भिजाया और उसके बाद उसकी मैगी बनी और आपने बना करके खाई। तो ये क्या होता है, जो खुद का खाना खुद बनाता है वो कहलाता है स्वपोषी। और इस दुनिया में, इस जगत में, इस पृथ्वी में स्वपोषी केवल एक तरह के जीव होते हैं और वो होते हैं प्लांट्स, या पौधे, या पेड़ पौधे, ठीक है। इनके अलावा इस दुनिया में, इस जगत में अपना खाना कोई नहीं बनाता। जो भी किंगडम प्लांट में आते हैं या प्लांटी में आते हैं या जगत प्लांटी में आते हैं, वे स्वपोषी होते हैं, स्वयं का खाना स्वयं बनाने वाले, ठीक है। अब देखते हैं फिर तीसरा क्या था, आरक्षित खाद्य सामग्री के रूप में स्टार्च। इन पौधों के या किंगडम प्लांटी के जीवों में जो खाने का बफर था, अब ये क्या होता है, खाद आरक्षित, आरक्षण क्या होता है, किसी भी एनर्जी को लेने के लिए स्टोर करके रखा गया खाने का किसी एक तरह का प्रकार क्या कहलाता है, आरक्षित खाद्य पदार्थ। तो इनके शरीर में आरक्षित खाद्य पदार्थ क्या था, वो था स्टार्च, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि असीमित वृद्धि के साथ अच्छी तरह से परिभाषित विकास बिंदु, यानी क्या, असीमित वृद्धि क्या होती है। अब अगर मैं बात करूं हम इंसानों की, तो हम बचपन में बहुत छोटे होते हैं, फिर एक जब पूरी प्यूबर्टी आ जाती है, एक मेच्योरिटी आ जाती है, तो हम अच्छे खासे लंबे चौड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद वृद्ध अवस्था आती है जिसमें हम फिर थोड़े से ढीले ढाले होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पर सभी इंसानों में एक जैसा होता है ये,
क्या किसी के 2 हाथ के बदले 4 हाथ उग जाते हैं? क्या किसी के मुंह के जगह पैर उग जाते हैं? नहीं ना। तो ये वृद्धि क्या होती है? ये सीमित वृद्धि होती है, एक जैसी वृद्धि होती है। पर क्या सभी पेड़ पौधे इस दुनिया में एक जैसे ही वृद्धि करते हैं? क्या सभी की शाखाओं की गिनती या उनकी पत्तियों की गिनती एक जैसी होती है? क्या उनकी जड़ों की गिनती एक जैसी होती है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी वृद्धि क्या कहलाती है बच्चों? ऐसी वृद्धि कहलाती है आपकी असीमित वृद्धि। ठीक है, तो इन आधार पर हमने क्या किया, जगत प्लांटी को परिभाषित किया कि एनिमेलिया किंगडम यानी जगत एनिमेलिया, इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज देखी हमारे कैरोलस लीनियस साहब ने और उनको वर्गीकृत किया। तो चलो समझते हैं। सबसे पहला देखा कोशिका भित्ति एवं केंद्र की राजधानी की अनुपस्थिति। जिसकी कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल और रसधानी ना हो, उनको किसमें रखा? उनको रखा किंगडम एनिमेलिया यानी जगत एनिमेलिया में। वैसे ही अगला क्या देखा, विषम पोषी पोषण प्रदर्शित करता है। अब ये पोषी पोषी पोषण पोषण क्या हो गया ये? तो विषम पोषी पोषण का मतलब क्या होता है? ऐसा पोषण, ऐसे खाने की पद्धति जहां पर अपनी जो खाने की चीजें है वो किसी और से लेना। हम जैसे इंसान, हम खाने पर किस पे डिपेंड है? या तो हम पेड़ पौधों से खाने की प्राप्ति करते हैं या तो अन्य जीवों से प्राप्ति करते हैं। तो ऐसी खाने की पद्धति क्या कहलाती है? विषम पोषी पोषण कहलाता है। अब बात करेंगे अगले के बारे में, तो आरक्षित खाद्य सामग्री के रूप में ग्लाइकोजन। जिस शरीर में, जिस कोशिका में खाद्य सामग्री का आरक्षण ग्लाइकोजन के तौर पर किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? उन्हें हम किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं। वैसे ही अगला देखेंगे कि अच्छी तरह से परिभाषित विकास बिंदुओं का अभाव और सीमित विकास। मैंने जब प्लांट की बात करी थी तो प्लांट में क्या बोला था कि उनका विकास जो रहता है असीमित रहता है। कितनी भी शाखाएं, कितनी भी पत्तियां, कितनी भी जड़ें। पर क्या इंसानों में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इंसानों के कितने भी हाथ हो सकते, कितने भी पैर हो सकते, कितने भी सर हो सकते? नहीं ना। तो सीमित विकास देखा गया, किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। तो हमने क्या जाना? हमने देखा कि जो कैरोलस लीनियस द्वारा वर्गीकरण के जो चीजें थी उनको कैसे वर्गीकृत किया गया, उनको दो भागों में द्विजगत क्यों बोला गया, दो जगतों में बांटा गया और उन जगत का नाम क्या रखा गया? एक का नाम रखा गया प्लांटी, दूसरे का नाम रखा गया एनिमेलिया। अब इनको भी अलग अलग क्वालिटीज देखकर हमने सारी चीजें देखी कि कौन कौन सी क्वालिटीज देखी कैरोलस लीनियस ने और अलग अलग परिभाषित किया। पर क्या ये इतना अच्छा वर्गीकरण था जिससे हम बिल्कुल साफ साफ तौर पर इन्हें परिभाषित कर सकते थे? क्योंकि ऐसे कई जीव थे जो ये दोनों क्वालिटीज दिखाते थे। अब उनका क्या? तो चलो समझते हैं कि क्या इनमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच के अंतर नहीं थे। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इनके बीच का कोई अंतर नहीं बताया था कैरोलस लीनियस ने, या इनमें कोई डिफरेंस नहीं बताया था। और पौधों में बैक्टीरिया को यूकैरियोटिक समूह के साथ रखा था। कहां रखा था? जो बैक्टीरिया था उनको यूकैरियोट्स में रखा था। ठीक है। अब वैसे ही बात करें तो कवक को प्लांटी साम्राज्य में रखा गया था। कवक जो था उसको प्लांटी साम्राज्य में रखा गया था क्योंकि वो माना जाता था कि वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। पर जब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है। वैसे ही जबकि संरचनात्मक, शारीरिक और प्रजनन रूप से वे पौधों से भिन्न होते हैं। बिल्कुल उनकी जो संरचनाएं होती है, उनका जो प्रजनन होता है वो बिल्कुल पौधों से अलग होता है। तो ये सब जो चीजें थी वो कैरोलस लीनियस के इस द्विजगत प्रणाली में कुछ दोष थे जिसमें सही सही परिभाषा हमें सही सही समझ में नहीं आ रही। तो इन्हीं दोषों को देखते हुए दुनिया के कुछ और वैज्ञानिकों ने जीव जगत का वर्गीकरण किया त्रिनाम पद्धति से। त्रिनाम, तीन नाम की पद्धति या तीन तरह के जगतों की पद्धति। ऐसे ही हम बहुत बहुत सारी पद्धतियां हैं बच्चों, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी से आपकी बायोलॉजी का बेस बनेगा और आगे की जो कक्षाएं है, जो आगे के लेक्चर्स है, वो आप बहुत ध्यान से समझ पाएंगे।
तो चलो समझते हैं। और समझने से पहले अब ये जो द्विनाम त्रिनाम अभी आगे पढ़ेंगे हम, 4 नाम पद्धति, 5 नाम पद्धति, 6 नाम पद्धति, बहुत सारे नाम और बहुत सारी चीज, ये क्यों क्यों जरूरी है, इनका क्यों हमें वर्गीकरण करना जरूरी पड़ा, या हर वैज्ञानिक ने अपने एक तरह की नाम की पद्धति दी। तो इसको मैं ऐसे समझूंगा कि मान के चलिए एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है सूरज। अब उसको घर पे जो है उसके माता पिता क्या बुलाते हैं, शिबू बुलाते हैं। मैं उसे बोलता हूं बाबा। हंसने वाली बात है पर मैं तो उन्हें बाबा ही बोलता हूं। उसके कॉलेज में उसके जो दोस्त थे वो बुलाते थे उसको फनी बॉय। ऐसे ही और जगह जगह पे उसको लोग अलग अलग नामों से बना बुलाते थे। तो ये क्यों हुआ, जैसी मैंने उनमें क्वालिटीज देखी तो मैंने उन्हें बाबा बोला, उनके घर वालों को वो क्यूट दिखे तो उन्हें वो शिबू बोला गया, और उनका एक नाम रखा गया जो यूनिवर्सल नाम था, वो सूरज था। तो ऐसे ही जो यूनिवर्सल या जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव थे सबके नाम तो हमने अलग अलग रख दिए थे, किसी को मछली बोला, किसी को गाय, किसी को कुत्ता, किसी को बैल, किसी को कुछ, पर एक तरह से हमने उनके समूहों को बांट दिया, और इस समूहों को बांटने के लिए हमने अलग अलग टाइप की क्वालिटीज देखी और तब उनको एक समूह में रखा। जैसे मैंने सूरज भाई में या बाबा में क्वालिटी देखी, तो वैसे ही अब हम देखते हैं त्रिनाम पद्धति। त्रिनाम पद्धति में हमने कैसे जीवों को वर्गीकृत किया और क्या क्या क्वालिटीज देखी, क्योंकि बांटना था कैसे क्वालिटीज में। तो चलो समझते हैं। त्रिनाम पद्धति की मैं अगर बात करूं तो एक है प्रोटिस्टा, दूसरा है प्लांटी और तीसरा है एनिमेलिया। अब ये जो दो थे प्लांटी और एनिमेलिया, ये तो द्विनाम पद्धति में भी थे, तो बस इसमें और बढ़ते जाएंगे, तब अगर चौथा आएगा तो 4 नाम हो जाएंगे, पांचवा आएगा तो 5 जगत प्रणाली हो जाएगी, ऐसे ही करके अलग अलग प्रकार की प्रणालियां हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि जो प्रोटिस्टा है उन्हें क्यों जोड़ा गया। प्लांटी और एनिमेलिया तो था ही, जिसमें हमने प्लांट्स के कुछ क्वालिटीज, एनिमल्स की कुछ क्वालिटीज डिफाइन करी थी। अब ये प्रोटिस्टा कौन सा एक नया जगत जुड़ गया, चलो समझते हैं। तो बच्चों, अनसर्ट हेकेल एक वैज्ञानिक हुए। अनसर्ट हेकेल एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने त्रिनाम पद्धति को सजेस्ट किया। अब ये त्रिनाम पद्धति में उन्होंने एक नया किंगडम या एक नया साम्राज्य जोड़ा जिसका नाम था प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा, और हमें 3 साम्राज्य की प्रणाली दी। ये थे आपके अष्टंग हेकेल, ठीक है। इन्होंने एक तीसरा साम्राज्य जो कैरोलस लीनियस ने शुरुआत करी थी, प्लांटी और एनिमेली, इन्होंने उनकी कुछ कमियों को देखा, उनकी जो जगत प्रणाली थी उनकी कमियों को देख करके एक तीसरा जगत बनाया, साम्राज्य बनाया, जिसका नाम क्या रखा, प्रोटिस्टा। अब ये प्रोटिस्टा में क्या क्या क्वालिटीज थी ये अभी हम पढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे त्रिजगत प्रणाली की, जिसमें वैज्ञानिक ने क्या जोड़ा था, वैज्ञानिक हेकले ने जोड़ा था एक और नया जगत जिसका नाम था प्रोटिस्टा। पहले कैरोलस लीनियस ने क्या बनाया था, प्लांटी और एनिमेलिया। अब जब नए वैज्ञानिक ने अपनी नई सोच दी तो उन दो जगतों के साथ में एक और साम्राज्य या एक जगत जोड़ा जिसका नाम रखा उन्होंने प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा भी इतना सक्सेस नहीं हो पाया, या ये त्रिनाम पद्धति इतना सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें भी कुछ दोष थे। अब चलो वो देख लेते हैं कि वो दोष क्या थे। हमें देखो बच्चों, बहुत ज्यादा डिटेल में इन सब चीजों को नहीं पढ़ना है, पर अपने काम के लायक की बातें हमें जरूर पढ़नी है। क्या नाम था, किस वैज्ञानिक ने बनाया, कौन सा एक संघ जोड़ा या एक कौन सा जगत जोड़ा, और उसके बाद में वो क्यों नहीं सक्सेस हो पाए, कौन कौन से दोष निकल आए। तो चलो देखते हैं कि दोष क्या होते हैं। तो सभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को एक कोशिकीय जीवों के समूह में रखा गया। सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक ही जगत में रख दिया गया, ठीक है। वैसे ही कवकों का उचित वर्गीकरण नहीं कर पाए, जैसे कि कैरोलस लीनियस की कमी रह गई थी कि उन्होंने कवक को प्लांटी में रख दिया था, वैसे ही यहाँ भी कवकों का उचित वर्गीकरण तो नहीं हो पाया। फिर अगर बात करें तो वायरस का भी कोई जिक्र नहीं था। इनकी जो नया प्लांटी था, प्लांटी में भी वायरस का कोई उतना खास जिक्र नहीं किया, ठीक है। तो वैसे ही जैसे द्विनाम पद्धति थोड़ी सक्सेसफुल नहीं रही, वैसे ही त्रिनाम पद्धति भी उतनी खास सक्सेसफुल नहीं रह पाई।
तो अब आई चार नाम पद्धति या चार जगत पद्धति। तो चलो देखते हैं कि चार जगत पद्धति या चार नाम पद्धति में क्या हमने एक और नया जगत जोड़ा। तो चार जगत या चार नाम, इसको बेटा दोनों नामों से जाना जाता है, चार नाम या चार जगत में लिख दूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें जोड़ दिया गया एक नया जगत जिसको हमने नाम दिया मोनेरा। अब सर ये मोनेरा जगत में क्या क्या जोड़ा गया, अभी हम समझेंगे और पढ़ेंगे। जितना हमें इस चीज में पढ़ना है वो बिल्कुल पढ़ेंगे, फालतू की बातें करके हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। हमें जितनी काम की चीजें उसको उठाना है और आगे बढ़ना है। तो चार जगत या चार नाम पद्धति में हमने जोड़ा एक और नया जगत जिसका नाम था मोनेरा। क्योंकि प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया ये चलते आ रहे हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक आए, उन्होंने एनिमेलिया और प्लांटी बनाया। फिर दूसरे वैज्ञानिक आए, उन्होंने प्रोटिस्टा एक नया जोड़ दिया। अब एक और नए वैज्ञानिक आए जिन्होंने मोनेरा एक जगत जोड़ दिया। अब चलो समझते हैं कि क्या क्या हुआ था और क्या चीजें बनाई हैं। तो ये थे वैज्ञानिक कॉपलैंड, ये थे वैज्ञानिक कॉपलैंड जिन्होंने 1956 में एक नया साम्राज्य जोड़ा जिसका नाम रखा मोनेरा। अब मोनेरा में क्या करा, मोनेरा साम्राज्य में सभी प्रोकैरियोटिक जीव थे वो शामिल करे गए। जो प्रोकैरियोटिक जीव थे उनको शामिल किया गया। मोनेरा साम्राज्य को शुरू में माइकोटा कहा गया। बेटा प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, माइकोटा किस जगत को कहा जाता है ना, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको ध्यान से समझना कि जो मोनेरा, जो जगत मोनेरा था या जगत या साम्राज्य मोनेरा था, उसे माइकोटा नाम दिया गया। ठीक है, चल अब आगे समझते हैं इसको और कि इसमें क्या क्या किया गया। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों को रखा गया था। ठीक है, उसके बाद में हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया और कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ऑटोट्रोपिक शैवाल के साथ में रखा गया था। इसके दोष क्या थे, चार जगत प्रणाली भी क्यों फेल हुई, क्यों पांचवी जगत प्रणाली को आना पड़ा, क्योंकि ये चीजें थी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्योंकि प्रोटिस्टा के अंतर्गत में क्या कर दिया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों को रख दिया। उसके बाद अगर बात करी हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की, यानी जो ऐसे बैक्टीरिया जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, उन बैक्टीरिया को भी और कवकों को भी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उन्हें फिर भी ऑटोट्रोपिक शैवाल यानी जो ऐसे शैवाल जिनको जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके ग्रुप में रख दिया। तो चार नाम पद्धति की दोष यहाँ हुए और वो फेल हुई, इसीलिए मजबूरन पांच नाम पद्धति को आगे आना पड़ा। तो चलो समझते हैं और आगे। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में पांच जगत और छह जगत प्रणाली के साथ, जहां हम पढ़ेंगे कि पांचवा जगत क्यों जोड़ा गया और कौन सा जोड़ा गया, किस वैज्ञानिक ने जोड़ा। उसके बाद देखेंगे कि छह जगत प्रणाली का कॉन्सेप्ट क्या है। तो बिल्कुल आगे का वीडियो जरूर देखना है आपको, और इसी आशा के साथ में मैं आपसे अलविदा कहता हूं, और हर बार जैसे आपसे कहता हूं क्या कहूंगा, जय हिंद। कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़े? कहाँ से पढ़ें? अब पढ़ो अरिविहान ऐप से, जहां सिर्फ लेक्चर्स देखो मत, टीचर्स के साथ करो लाइव इंटरेक्शन, और हर लेक्चर के बाद अरिविहान के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करो। उससे आपके कंसेप्ट्स होंगे और भी ज्यादा क्लियर। तो देर किस बात की, डाउनलोड द अरिविहान ऐप नाउ।